गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनोज सर दिशा कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग आज अपने एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम होगा वायुमंडल। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर, एक चीज़ समझते रहिएगा कि वायुमंडल चैप्टर आजकल चाहे पर्यावरण उठा लिया जाए, चाहे ज्योग्राफी का सेक्शन उठा लिया जाए या जीएस का कोई भी पेपर हो, तो आपने देखा होगा कि वायुमंडल इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि वायुमंडल से 1-2 प्रश्न हर परीक्षाओं में आते हैं। तो हमने सोचा कि आज वायुमंडल चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने वायुमंडल चैप्टर है। वायुमंडल चैप्टर को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की भी चर्चा करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपके सामने वायुमंडल लिखा है, तो सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमने मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, हमने मान लिया ये पृथ्वी की सतह है। तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको गैसों का एक आवरण मिलता है। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको गैसों का एक आवरण मिलता है। गैसों का यही आवरण सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहलाता है। तो एक लाइन में लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर, एक लाइन में मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को, विभिन्न गैसों के, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक लाइन में हमारी परिभाषा हो गई कि वायुमंडल किसे कहेंगे। तो मैंने कहा कि हमारी ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर गैसों का एक आवरण मिलता है। गैसों के इसी आवरण को सम्मिलित रूप से कहा जाता है वायुमंडल। यानी एक लाइन में कहेंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। यहां तक कन्फर्म, यानी वायुमंडल की परिभाषा कन्फर्म। अब आइएगा इसी में दूसरा पॉइंट, इसी में दूसरा पॉइंट, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट को, इस दूसरे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। देखिए, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ताप, दाब और घनत्व तीनों क्या होता है, घटता है। महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ताप, दाब और घनत्व तीनों घटता है, ठीक है ना। मैंने क्या क्या आपको बताया, मैंने सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा बताई, इसके बाद एक फैक्ट आपको बताया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप, दाब और घनत्व तीनों घटता है। तो जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान भी घटेगा, दाब भी घटेगा और घनत्व भी घटेगा। कैसे घटेगा और कितना घटेगा, देखिए इसमें एग्जाम में कैसे प्रश्न करता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटित होता है, तो एक विकल्प में देगा ताप बढ़ता है, दाब घटता है। दूसरे विकल्प में देगा दाब बढ़ता है, ताप घटता है। तीसरे विकल्प में देगा ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है। अगले विकल्प में दे देगा ताप, दाब, घनत्व तीनों बढ़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कितना ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना तापमान घटेगा। तो अगले पॉइंट में मैं लिखवाता हूं,
जब हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये मीटर लिखा हुआ है, जब आप पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है ना, जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसका मतलब अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो, अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो तब 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा, तब 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। देखिए मैंने कहा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है। जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो यही तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर। देखिए एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, सामान्य ताप ह्रास दर वायुमंडल की कितनी होती है? तो जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, और जब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसी को कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। अब एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ देता है, जैसे मैंने 165 मीटर आपको बता दिया, 165 मीटर मैंने आपको बता दिया, तो 165 मीटर सामान्य ताप ह्रास दर है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 165 मीटर ही आएगा। जैसे मान लीजिए उसने आपको एक दूरी दे दिया और कहेगा यहाँ का सामान्य ताप ह्रास दर क्या होगा, तो जब आपको एक दूरी मिल जाएगी तो उस दूरी को इसी से विभाजित करके आप निकाल लेंगे कितना सामान्य ताप ह्रास दर होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऊंचाई बढ़ने पर तो हम सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं, तो यह बात हमको कैसे समझ में आएगी कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है? तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि पहाड़ों पर बर्फ जमी होने का क्या कारण है? तो पहाड़ों पर बर्फ जमने का यही कारण है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और पहाड़ ऊंचाई की ओर होते हैं, इसीलिए पहाड़ों पर हमको बर्फ जमा मिलती है। चलिए तापमान वाला क्लियर हो गया। अब बात आती है दाब की। अब बात आती है दाब की। दाब को हम कैसे समझेंगे कि दाब भी घटता है? तो इसको एक व्यवहारिक परिभाषा के माध्यम से, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, हमने मान लिया ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो हमको वायुमंडल मिलता है। हमने मान लिया यहाँ तक वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर यहाँ तक वायुमंडल पाया जाता है। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल के रूप में कि ये पृथ्वी की सतह, इसके ऊपर वायुमंडल है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इन्हीं गैसों में ध्यान दीजिएगा, हमने माना ये पृथ्वी की सतह, इस सतह के ऊपर विभिन्न गैसों का आवरण है। ठीक है ना, विभिन्न गैसों का आवरण है, हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ तक वायुमंडल है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी की सतह पर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी की सतह पर खड़ा है तो इस व्यक्ति के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हवाओं का दाब होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन इसी व्यक्ति को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर पहुँचा दूँ, इसी व्यक्ति को यहाँ से उठा करके मैं यहाँ तक पहुँचा दूँ, तो अब इतना भार कम हुआ कि नहीं? इसका मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे दाब घटता जाता है। भार यानी दाब की बात हो रही है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे दाब घटता जाता है। तो एक ताप क्लियर हुआ, दूसरा दाब क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट जानिएगा, तीसरा पॉइंट जानिएगा। तीसरा पॉइंट घनत्व को लेकर के है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप जानते होंगे कि जहां पर दाब बढ़ता है वहां पर घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ेगा किसी प्लेस पर तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर दाब किसी प्लेस पर घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर चूंकि दाब घट रहा है इसलिए घनत्व भी क्या होगा? घटेगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है, यह बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मैंने कहा पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर विभिन्न गैसों के आवरण को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। जब सतह से आप ऊपर जाते हैं तो ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है। जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसी को कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। इसके बाद वायुमंडल का अगला पॉइंट समझते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न करेगा वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है, यानी वायु दाब के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तब हमारा उत्तर क्या होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर। वायु दाब मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, बैरोमीटर। एक अगला प्रश्न आएगा, वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र क्या है। वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र क्या है। वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र। तब हमारा उत्तर क्या होगा, तब हमारा उत्तर हो जाएगा डाबसन। तब हमारा उत्तर होगा डाबसन। ध्यान दीजिएगा, अगर वायु दाब मापने का यंत्र पूछेगा तो बैरोमीटर, अगर वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र पूछेगा तो डाबसन। एग्जाम में प्रश्न आता है ओजोन परत की मोटाई का मापन किया जाता है तो किससे, डाबसन से। आखिर ओजोन भी तो एक गैस है, तो वायुमंडल की मोटाई जब आप मापते हैं तो वो किस यंत्र से मापते हैं, डाबसन से। तो चाहे आपसे पूछ दे ओजोन की मोटाई मापने का यंत्र, चाहे आपसे पूछे वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र, दोनों का उत्तर क्या होगा, डाबसन। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट, जब आप सतह से ऊपर जाते हैं तो ताप, दाब, घनत्व तीनों घटता है। अगला पॉइंट, जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और अगला पॉइंट, जब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। अगला पॉइंट है वायु दाब मापने का यंत्र किसको बोला जाता है, बैरोमीटर को। वायु दाब मापने का यंत्र किसको बोला जाता है, बैरोमीटर को। अगला पॉइंट है वायुमंडल की मोटाई मापने का यंत्र किसको कहा जाता है, डाबसन को। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं अगली हेडिंग की ओर। ठीक है ना। इसके बाद अगली हेडिंग, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग होती क्या है ना। अगली हेडिंग को देखते हैं, अगली हेडिंग होती क्या है। अगली हेडिंग होगी वायुमंडल की संरचना। अगली हेडिंग होगी वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। लेकिन आप जानते हैं कि वायुमंडल में संरचना से पहले हम लोग संघटन देख लेते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, इसका मतलब वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें। संगठन का मतलब थोड़ा सा पॉज करिएगा। चलिए, अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आर्गन। और चौथे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आर्गन। और चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है,
78%, कई बार 78.1% भी होता है। ठीक है, तो आप एक मोटा आंकड़ा जानते रहिएगा, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है, 78%। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है, 21%। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है, 21%। इसी को 20.9 भी लिखा रहता है। हमारे वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93%। हमारे वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93%। इसके बाद अगला आते हैं, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। 0.03%। अब जरा सा एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। आपसे कहेगा एग्जाम में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। आपसे पूछेगा वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में या तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आर्गन। आपसे कहेगा हमारे वायुमंडल में चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 प्रश्न तो हमारे इस तरीके से बन रहे हैं। इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेगा, जैसे आपसे कहेगा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो विकल्प में कितना होगा, 78%। आपसे कहेगा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, यानी किसी एक गैस का नाम ले लेगा, आपको सीधे सीधे उसका परसेंटेज बताना होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा गया कि हमारे वायुमंडल में किन 2 गैसों का अनुपात लगभग 99% है, तो आप इस 78 और 21 को जोड़िए तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के लगभग 99% के बराबर हो जाती हैं। बाकी सारी गैसें देखिए 99% तो यही दोनों हैं। इसके बाद बाकी सारी गैसें बची हुई में एकदम नाम मात्र की हैं, एकदम नाम मात्र की गैसें पाई जाती हैं। अच्छा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न देगा, जैसे आपसे कहेगा हमारे वायुमंडल में किन 2 गैसों का अनुपात 99% है, तो पेयर में विकल्प दे देगा। और पेयर में विकल्प देगा तो कैसे देगा, एक विकल्प में लिखेगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दूसरे विकल्प में लिखेगा नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे विकल्प में लिखेगा ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे विकल्प में लिखेगा ऑक्सीजन प्लस आर्गन। तो हमको क्या बताना है, किसकी मात्रा 99% है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पर हमारे वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना हो जाता है, लगभग 99% हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या क्या बताया कि क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। 4 प्रश्न तो हमारे सीधे बने कि पहली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, दूसरी सर्वाधिक, तीसरी सर्वाधिक, चौथी सर्वाधिक, तो 4 क्वेश्चन ये। फिर इन चारों का अलग अलग नाम लेगा, इनका परसेंटेज पूछ देगा, तब भी 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चन। और एक मैंने बताया कि ऐसे पूछता है कि किन 2 गैसों का अनुपात लगभग 99% है, 9 क्वेश्चन। आगे देखिएगा, इन्हीं गैसों का बढ़ता हुआ क्रम, मात्रा के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम या मात्रा के आधार पर घटता हुआ क्रम भी पूछ देगा। तो इसी 4 में कम से कम 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यही 4 गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद बाकी गैसों की मात्रा नाम मात्र की है, ठीक ना, उसमें भी इन 2 गैसों की मात्रा सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है, 99%। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी पाई जाती है, तो हमारे वायुमंडल में एक तो ये सबसे भारी गैस है, एक ये सबसे भारी गैस है और दूसरी ये सबसे भारी गैस है, यानी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। और जब ये भारी गैसें हैं तो नीचे की ओर बैठेंगी, हल्की गैसें कहाँ होंगी, ऊपर की ओर। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैसों के रूप में पाई जाती हैं। अब मैंने भारी का नाम ले लिया तो हल्की का भी नाम ले लेते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे हल्की गैसें कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक ना। तो अब मैंने भारी आपको बताया और सबसे हल्की बताया, तो यहां से भी आप प्रश्न निकाल सकते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सी गैस पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी भारी गैस है लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कम है। तो जो गैसें भारी हैं वो पृथ्वी की सतह के निकट मिलेंगी
और जो गैसें हल्की हैं हमेशा ऊंचाई पर मिलेंगी। तो आपसे कहेगा वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। समझ में आ गया होगा कि 15-16 क्वेश्चन तो बड़े आराम से यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इन गैसों के उपयोगिता पर प्रश्न बनते हैं। इन गैसों के उपयोगिता पर प्रश्न बनते हैं, तो एक एक करके इन गैसों की उपयोगिता पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा मिटा दूं ताकि आपको बेहतर ढंग से बता सकूं। यहाँ पर नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में क्या उपयोगिता है, यानी नाइट्रोजन अगर हमारे वायुमंडल में न हो तो क्या होगा, अगर नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में नहीं होगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन की क्या विशेषता है, नाइट्रोजन की क्या विशेषता है, पहला पॉइंट। तो अगर कभी हमारे वायुमंडल में आग लग जाए, अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो, अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो कभी आग लग जाएगी तो आप बुझा नहीं पाएंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में क्या उपयोगिता है, तो आग बुझाने के लिए आवश्यक है। यह कैसी गैस है, आग बुझाने के लिए आवश्यक गैस है। हमारे वायुमंडल में इसकी क्या उपयोगिता हुई, तो पहली उपयोगिता हुई कि यह आग बुझाने के लिए आवश्यक है। दूसरी उपयोगिता क्या है, तो अगर ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव का मतलब पेड़ पौधे, प्रत्येक जीव से हमारा तात्पर्य है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जिन पौधों को हम लोग लगाते हैं तो मार्केट से जाकर के रासायनिक खाद के रूप में ला करके नाइट्रोजन दे देते हैं, लेकिन जिन पौधों को हम नहीं लगाते तो उनको तो नाइट्रोजन हम नहीं देते, फिर भी वो जीवित हैं। तो कैसे जीवित हैं, तो पौधे वायुमंडल से इसी नाइट्रोजन गैस को उठाते हैं और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौधे इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं कौन, पौधे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पौधे। नाइट्रेट के रूप में इस नाइट्रोजन गैस को कौन ग्रहण करता है, तो पौधे ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन की दो उपयोगिता मैंने आपको बताया। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये आग बुझाने के लिए आवश्यक होती है, और दूसरा पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी गैस थी, तो दूसरे नंबर पर गैस थी ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर किस गैस का मैंने नाम लिया था, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट थी, 21%। इसकी क्या उपयोगिता है थोड़ा सा जानते रहिएगा। तो पहला, प्रत्येक जीव के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है, प्रत्येक जीव के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। ये तो खैर बताने वाली बात नहीं है, इसको आप भी जानते होंगे। तो प्रत्येक जीवों के श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, दूसरा आग लगाने के लिए आवश्यक है, आग लगाने के लिए आवश्यक है, या कहूँ आग जलाने के लिए आवश्यक है, या दूसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूँ कि यह आग जलाने के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दोनों का अंतर समझिएगा। ये नाइट्रोजन आग बुझाने के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आग लगाने के लिए आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए हम लोग कागज का एक टुकड़ा जलाएं और कागज के टुकड़े को किसी प्लेट इत्यादि से ढक दिया जाए, तो आप देखेंगे वो तुरंत बुझ जाएगा। तो बुझ जाएगा, इसका मतलब वो क्यों बुझा, क्यों, क्योंकि हमने जब ढक दिया उसको तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही थी उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया, तो वो आग अपने आप बुझ गई। ठीक ना, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया तो आग बुझ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में जब तेज लू वाली हवाएं चल रही होती हैं, जब हवा चलती है तो आग तेजी से जलती है। इसका मतलब क्या है कि जब हवा चलती है तो उस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाती है और उस दौरान आग लगती है तो बड़ी तेजी से भड़कती है। ठीक ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन आग बुझाने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन ऑक्सीजन आग जलाने के लिए आवश्यक होती है। और पहली उपयोगिता के बारे में तो खैर मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे वायुमंडल में तीसरे नंबर पर कौन सी गैस थी, तो तीसरे नंबर पर मैंने जिस गैस का नाम लिया था उसका नाम था आर्गन। और आर्गन की मात्रा कितनी थी, 0.93%।
हमारे वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी थी? 0.93%। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये अपने मात्रा के आधार पर हमारे गैसों के बीच में आ रही है, अपने मात्रा के आधार पर हमारे गैसों के बीच में आ रही है, जबकि इससे कोई खास प्रश्न नहीं बनता है। एक प्रश्न केवल मैं आपको बता दे रहा हूं, यह एक अक्रिय गैस है। इससे एक पॉइंट जान लीजिएगा, यह एक अक्रिय गैस है, ठीक ना। आर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है। अब यहां पर आपसे घुमा के एक प्रश्न पूछ देगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तब आपका उत्तर क्या होगा? आर्गन। तब आपका उत्तर होगा आर्गन। अगर आपसे पूछ दे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली भारी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक ना, नाइट्रोजन। तो ये भी प्रश्न घुमा घुमा करके बनते रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से टेट पूछा जाए, सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्जाम जहां पर भी भूगोल और पर्यावरण का कॉन्सेप्ट आता है या कहीं पर भी जीएस का प्रश्न आता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे खासे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो 3 गैसों के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद मिटाते हैं और आपको चौथी गैस के बारे में बताते हैं, और चौथी गैस से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो चौथी गैस के बारे में पूछना ही नहीं है, चौथी से बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। चौथी से हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चौथी गैस को भी थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। चौथी गैस को भी डिटेल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पर मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे नंबर पर मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। पहले मैं 2-3 मिनट आपसे ऐसे ही चर्चा कर लेता हूं, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे इससे एक प्रश्न आता है, वह कौन सी गैस है जो हमारे वायुमंडल में आवश्यक है, प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ती है तो प्रदूषक का कार्य करती है? तो वो यही है, जब तक अपने ये निश्चित अनुपात में रहेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये तुरंत प्रदूषक का कार्य करना शुरू कर देगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। इसका क्या मतलब है? जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया ये पृथ्वी की सतह है और यहां पर सूर्य है, यहां पर सूर्य है। तो सुबह जब सूर्योदय होगा तो सौर विकिरण यहां से चल करके पृथ्वी की ओर आएगी, यहां से चल करके सौर विकिरण पृथ्वी की ओर आएगी। तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये गैस आए, जब ये सौर विकिरण आएगी तो इसके लिए ये पारदर्शी का काम करेगी। इसका मतलब ये यहां पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसको पृथ्वी तक आने देगी, इसको पृथ्वी तक आने देगी, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराने के बाद वापस लौटेगी तो अब इसको जाने नहीं देगी, ठीक ना। तो जब यहां से सूर्य से विकिरण पृथ्वी की ओर आती है तो इसको कहा जाता है सौर विकिरण, लेकिन वही विकिरण जब हमारे पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती है तब इसको कहा जाता है पार्थिव विकिरण। इसका मतलब ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी का काम कर रही है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए किसका काम कर रही है? अपारदर्शी का काम कर रही है। पार्थिव विकिरण के लिए किसका काम कर रही है? अपारदर्शी का। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो सौर विकिरण अगर आकर के पृथ्वी पर रुक जाएगी, अगर सौर विकिरण आकर के पृथ्वी पर रुक जाएगी तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी, ठीक ना, पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा
कि इसका प्रभाव क्या होता है, क्यों पर्यावरण में इसकी चर्चा होती है ज़्यादा। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में समझेंगे इसका प्रभाव, ठीक ना, इसका प्रभाव समझेंगे, क्यों इसकी चर्चा ज़्यादा होती है, क्यों इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन के लिए, आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, आपसे पूछे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, पृथ्वी के गर्मी के लिए जिम्मेदार, आपसे पूछे पृथ्वी के गर्मी के लिए जिम्मेदार, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार, आपसे पूछे हरित गृह प्रभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार, हरित गृह प्रभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार, आपसे पूछे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए जिम्मेदार, केवल हिंदी अंग्रेजी है दोनों का, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए जिम्मेदार, आपसे कहे भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार, भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार, उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपसे पूछ दिया पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तब आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूछे पृथ्वी की गर्मी बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछे हरित गृह प्रभाव पैदा करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तब भी आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तब भी आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछे भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तब भी आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक वर्ड और लिख लीजिए, आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तब भी हमारा उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पर्यावरण के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन, आपसे पूछे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने के लिए, आपसे पूछे भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए, आपसे पूछे हरित गृह प्रभाव पैदा करने के लिए, आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये सारे शब्द आप जानते रहिएगा, सबका उत्तर एक ही है। यानी इन सारे शब्दों पर प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं और आगे भी एग्जाम में प्रश्न बनते रहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, और ये इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर क्या पड़ता है, तो इस प्रभाव को हमने नोट किया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, तो इसका मतलब है कि हमारे वायुमंडल में यह एक निश्चित अनुपात में ही होनी चाहिए। उससे अगर अनुपात इसका बढ़ेगा तो यह सौर विकिरण को ज़्यादा मात्रा में रोकने लगेगी, यानी पृथ्वी की गर्मी बढ़ाने लगेगी। अगर उससे कम हुई तो कम मात्रा में रोकेगी। लेकिन अब यहीं पर बात आती है कि अगर ये इतना नुकसान कर रही है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, हमारे वायुमंडल में नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक लाइन में आप समझिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? नहीं। और पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव की हम कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये हमारे वायुमंडल के लिए आवश्यक भी है। अगर ये नहीं होगी तो पौधों का अस्तित्व तो नहीं होगा, और जब उत्पादक नहीं होगा तो फिर उपभोक्ता अपघटनकर्ता किसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो हमारे पौधों के श्वसन क्रिया के हमारे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। तो इसका मतलब हमारे वायुमंडल में यह आवश्यक है। तो आपसे पूछेगा हमारे वायुमंडल में इसका आदर्श अनुपात कितना है, हमारे वायुमंडल में इसका आदर्श अनुपात कितना है, यानी कम से कम हमारे वायुमंडल में यह कितना होना चाहिए? तो 0.03%, 0.03%, ठीक ना, 0.03% ये हमारे वायुमंडल में इसका आदर्श अनुपात है। यहीं तक ये सीमित रहना चाहिए, ठीक है। और यही अनुपात आज बिगड़ गया है, यही अनुपात आज बिगड़ करके 0.038% हो गया, यानी मैं कह सकता हूं लगभग यह 4% के बराबर हो गया है, ठीक है ना।
तो इसके कारण तमाम तरह की समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है और पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी तो पहाड़ों पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर पिघलेंगे। आपने देखा होगा तत्कालिक समय में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की कई घटनाएं हुई। तो होता क्या है कि पहाड़ों पर जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हैं जिनको कहा जाता है ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर खुद भी एक पहाड़ होते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर की रेंज के होते हैं और काफ़ी हाइट लिए होते हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है तो जगह जगह से उसमें से बर्फ पिघलती है और जब बर्फ पिघलती है तो उस ग्लेशियर की जो मजबूती होती है उसमें कमजोरी आ जाती है, यानी वो जगह जगह से कमजोर होने लगता है और एक दिन पूरी लंबी चौड़ी चट्टान खिसक जाती है। तो हमने देखा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से और मैं बात करूं तो क्या नुकसान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर वायुमंडल में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी, पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो आप जानते हैं कि ग्लेशियरों से ही निकलती हैं नदियां। इसका मतलब नदियों में बाढ़ आएगी। तो नदी के किनारे पर जो लोग रहने वाले होंगे पहले तो वो बाढ़ के कारण मारे जाएंगे और जब बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल जाएगा तो फिर सूखे के कारण मारे जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको हम लोग चल करके जैविक पर्यावरण जब पढ़ेंगे तो उसमें आगे चर्चा करेंगे। अभी संक्षिप्त में मैं वायुमंडल के हिसाब से आपको बता देता हूं, ठीक ना। तो इसका हमारे वायुमंडल में आदर्श अनुपात कितना है, 0.03%। इसके बाद बात आती है कि आखिर हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने के पीछे कारण क्या है। हमारे वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बढ़ती है, तो ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधनों के दहन से इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में कहां से बढ़ती है, ठीक ना। तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो उससे एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और यही गैस जा करके हमारे वायुमंडल में जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो हमारे वायुमंडल में जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये हमारे गैसों के अनुपात को बिगाड़ देती है। इसीलिए तो ये जीवाश्म ईंधन, जैसे आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ने का क्या कारण है, तब आपका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन, यानी कम शब्दों में हमको याद करना होगा तो क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल का नाम लेकर के, यानी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो एक तो कोयला है, दूसरा पेट्रोलियम है, दूसरा पेट्रोलियम है। तीसरे नंबर पर मैं किसका नाम लूं, तो तीसरे नंबर पर आता है उपले, तीसरे नंबर पर आता है उपले, ठीक ना। तो जब आप इनका दहन करते हैं तो इनके दहन से एक गैस निकलती है जिसका, इनके दहन से एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर गर्मी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब मैंने देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या क्या बताया, 1 मिनट में दोहरा देता हूं। पहली चीज, आपसे कोई पूछे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस, भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार गैस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, तो इन सब का उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट, यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। हमारे वायुमंडल में इसका आदर्श अनुपात कितना होता है, 0.03%, यही बढ़ करके वर्तमान में कितना हो गया, 0.038%। आपसे पूछेगा कि आखिर पृथ्वी पर इसकी मात्रा बढ़ती कहां से है, तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से, और जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, उपले इत्यादि, ठीक ना। तो ये हम लोगों का रहा वायुमंडल से संबंधित लेक्चर 1, वायुमंडल से संबंधित लेक्चर 1। इसके बाद शेष चीज़ें हम आपको लेक्चर 2 में देंगे। तो पहले आप लेक्चर 1 पढ़िए, लेक्चर 1 पढ़िए। कोई डाउट आता है या कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके डाउट का जवाब निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक ना। और इसको पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर में वायुमंडल से प्रश्न बने हैं, जो प्रीवियस ईयर में वायुमंडल से प्रश्न बने हैं उनको जरूर आप पढ़िए, उनको जरूर पढ़िए ताकि आपको ये कंप्लीट मिल जाए, ताकि पहले कैसे प्रश्न बने हैं उसकी आइडिया लग जाए, ठीक ना। तो लेक्चर 1 आज यहीं तक, ठीक है ना, लेक्चर 1 आज यहीं तक। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।